नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। देश के सामने अभी दो बड़ी चुनौती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर बैठे हुए हैं। दोनों की लगातार मीटिंग होती है। डॉक्टर एस जयशंकर डिप्लोमेटिक तरीके से अलग अलग देशों के साथ बातचीत करते हैं, उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां डेवलप करते हैं और फिर उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती है। जैसे सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत हुई, ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत हुई, फ्रांस में बात हुई और फिर दूसरे कई खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की डायरेक्ट बातचीत करवाई गई। यूरोप के साथ डॉक्टर एस जयशंकर अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं और सारे देशों को यह लगने लगा है कि इस वक्त भारत उस पोजीशन में है जो कभी अमेरिका के पास रहा करता था। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका अंदर से भी खोखला होता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हंगामा चल रहा है और साथ ही इधर जो पूरी दुनिया में अमेरिका के दुश्मन ज्यादा पैदा हो गए हैं, दोस्त कम हैं। और इसलिए भारत इस बीच जैसे उभर रहा है, सबका भरोसा जीत रहा है। लग रहा है कि रूस से लेकर अरब के देश तक, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक सब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने चुनौतियां हैं, उसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी, इन दोनों ने कमान संभाल रखी है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का क्या करेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी जो बड़ा चैलेंज बना हुआ है, उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमित शाह को दे दी गई है। अमित शाह इन दिनों लगातार मीटिंग कर रहे हैं, संसद के अंदर भी, संसद परिसर के अंदर भी और बाहर भी। यानी कि पार्टी के नेताओं के साथ, सर्वदलीय मीटिंग में भी दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ, और साथ ही इसके लिए भी मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही इस चैलेंज के कारण इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट पैदा हुआ है, उससे निपटा जा सके। और इस बीच वो संसद में भी नए प्रस्ताव, नए कानून की बात कर रहे, और जिसमें दूसरे दल के नेताओं को साथ जोड़ना भी जरूरी है। तो इसलिए कांग्रेस को अलग थलग करके अलग अलग पार्टी के विपक्ष में जो बैठी हुई है, उसके नेताओं के साथ भी बैठ के चल रही है। अमित शाह कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक पूल का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कानून तो बनाने हैं, बिल पारित करवाने हैं, और इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष के उन नेताओं का, उन पार्टियों का समर्थन भी मिले जो कांग्रेस, राहुल गांधी के इशारे पर नहीं चलती है। और इसलिए दो बिल जो आने वाला है, जिसमें से एक तो ऐसा बिल है जिसके कारण विपक्ष में पहले से ही परेशानी बढ़ी हुई थी। इनके कई मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और स्टेट में मिनिस्टर्स, केंद्र में तो इनके कुछ है नहीं, लेकिन स्टेट्स में जहां सरकार है, उसके मंत्रियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी की। और इसलिए यह इसे टालने की कोशिश कर रहा था। बार बार ये पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष की कुछ पार्टियां, जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है, वो सब टालने की कोशिश कर रही है कि यानी 130वां संविधान संशोधन जो पार्लियामेंट में पेश होने वाला था इसी सत्र के दौरान, यानी बजट सत्र के दूसरे चरण में, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और इसे 1-2 साल के लिए टरकाना था। क्योंकि पहले ही इन लोगों ने वो नैरेटिव क्रिएट किया कि देखो मोदी तानाशाह बनने जा रहा है, ये जो अमेंडमेंट होंगे उसके बाद, ये जो किया गया है इसमें अमेंडमेंट के बाद नए कानून बनेंगे। और कहा गया है कि अगर कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कोई भी हो, अगर कोई करप्शन के चार्जेस में है, अगर उसकी सजा 5 साल तक हो सकती है, लेकिन उस बीच अगर 30 दिन तक वो हिरासत में रहा, कस्टडी में रहा, तो उस समय उसे हटाया जाएगा। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेगा, वो मंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल इतने दिनों तक जेल के अंदर रहा, लेकिन सीएम बना रहा, और उसी तरीके से डिप्टी सीएम रहते हुए ये मनीष सिसोदिया भी ऐसा ही करता रहा। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, लेकिन कई ऐसे नेता उभर कर सामने आ रहे थे
जो अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चलने की कोशिश में थे कि नहीं, ये करप्शन के चार्जेस हमारे ऊपर भी लगे हैं, लेकिन अगर इसमें ईडी हमें अरेस्ट कर लेती है, हिरासत में ले लेती है, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस ऐसे हैं जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, तो 5 साल का क्राइटेरिया भी ऊपर चला जाएगा। और उसके साथ 30 दिन कस्टडी तो बहुत छोटी सी बात है। अगर ईडी एक बार मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में किसी को गिरफ्तार करती है तो 14 दिन की पहली कस्टडी तो मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद 1-2 कस्टडी और बढ़ गया तो फिर 2 महीने तो कहीं नहीं गया, 2-3 महीने के बाद ही जेल से छुटकारा मिलता है। हेमंत सोरेन को देखिए, अरविंद केजरीवाल को देखिए, मनीष सिसोदिया को देखिए, सत्येंद्र जैन को देखिए, ये सारे लोग ऐसे ही हैं जो कि महीनों महीनों तक जेल के अंदर रहे। और सत्येंद्र जैन तो दिल्ली में मिनिस्टर बना ही रहा जब तक जेल के अंदर रहा। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जाने के बाद मनीष सिसोदिया को जब इस्तीफा देना पड़ा तो मजबूरी में सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा दिलवाना पड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। वो सारी सुविधाएं का उपभोग करता रहा जेल के अंदर मुख्यमंत्री होने के लिए, और इसी के लिए दबाव बनाता रहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि हमें जल्दी जमानत दो, नहीं तो दिल्ली में सरकार व्यवस्थाएं ऐसे ही ठप हो जाएगी। हर बार बहाना बनाता था कि नहीं, हमें मीटिंग नहीं करने दी जाती, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, समस्याएं हो रही है। लेकिन ये जो 130वां अमेंडमेंट बिल, जिसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की चर्चा हुई, अमित शाह भी लीड कर रहे थे, और उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा नहीं, इस बार तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। अगर इस बार नहीं हो सकता, इसे एक्सटेंड किया जाए, कम से कम 6 महीना का और समय चाहिए, 6 महीने के बाद ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन सीधे अमित शाह ने कहा ये करप्शन को हटाने की व्यवस्था जो चल रही है, अभी जो पॉलिटिकल करप्शन चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का सीधा आदेश है, जल्द से जल्द इसमें डिटरेंस पॉलिसी लाना पड़ेगा। डर होना चाहिए मंत्रियों के अंदर, विधायकों के अंदर, मुख्यमंत्रियों के अंदर, यहां तक कि प्रधानमंत्री के अंदर भी इस बात का डर होना चाहिए। आज अभी व्यवस्थाएं जो है, आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होगा। केजरीवाल की तरह अगर कोई व्यक्ति बैठेगा उसके ऊपर चार्जेस भी लगेंगे, वो तो कानून का दुरुपयोग करता रहेगा और देश की छवि उस समय दूषित हो जाएगी पूरी दुनिया में। जब एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना, लेकिन कोई प्रधानमंत्री जेल से सरकार चलाए, ये तो फजीहत की स्थिति हो जाएगी। इसलिए पीएम मोदी का आदेश है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ये जो विपक्ष हंगामा करता रहा, नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको टाइम बढ़ाने के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन ये 6 महीना 1 साल एक्सटेंड करने की व्यवस्था नहीं होगी। अगले सत्र में, मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को पेश करना है, पारित करवाना है, इसलिए टाइमलाइन तय कर दिया गया। यह डेट नहीं दिया गया, बल्कि कहा गया कि मॉनसून सत्र जब शुरू होगा तो उसके अंतिम सप्ताह के पहले दिन, मॉनसून सत्र यानी कि जून जुलाई में, अगर जुलाई से शुरू होता है तो जितने दिन का मॉनसून सत्र चलेगा, 3 सप्ताह का चलेगा, तो तीसरे सप्ताह के पहले दिन ये टेबल पर आना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, क्योंकि उस सत्र के अंतिम सप्ताह में इसे पेश किया जाएगा, पारित करवाया जाएगा, और इसलिए अब इसे ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो हंगामा कर रही है, सबकी फाइल कुंडली खुली हुई है। 6 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों के लिए अरेस्ट वारंट की तैयारी है। ये लोग डरे हुए इसी बात को लेकर हैं कि कब किसके गिरेबान पर ईडी का चंगुल चला जाए और फिर उसके बाद कस्टडी में जाते इनकी कुर्सी चली जाए। और ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इसमें डर इसी बात का होता है कि हम गए नहीं कि दावेदार कई खड़े हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर नेशनल लेवल की पार्टी कोई एक सीएम रिप्लेस होता है, दूसरा सीएम आ जाता है, लेकिन इन लोगों के लिए समस्या कुछ और है। स्टालिन की करप्शन की कुंडली खुली हुई है। अब उसको तो लगता है कि समस्या यह है कि अगर हम जेल के अंदर चले गए तो उदयनिधि स्टालिन संभाल नहीं पाएगा। हमारे पीछे हमारे परिवार के कई लोग खड़े हैं कि जो स्टालिन के जाने का इंतजार कर रहे हैं, जेल जाएगा नहीं,
पार्टी में तोड़फोड़ की स्थिति होगी। जैसे हेमंत सोरेन जेल गए, वैसी स्थिति में एक और नया नेता खड़ा हो गया और उनकी पार्टी को तोड़ दिया। भले ही परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन पार्टी तो टूट ही गई थी। ऐसी स्थितियों में समस्याएं पिनराई विजयन के लिए भी है, क्योंकि उनकी बेटी का मामला भी अब आगे बढ़ चुका है। कंसल्टेंसी फर्म, उससे सरकार का सहयोग, करोड़ों की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस, ईडी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है और उसमें सीएम ऑफिस से ही घालमेल हुआ था। पूर्व सीएम तो कई पड़े हुए हैं, जिसमें भूपेश बघेल भी हैं, लेकिन कर्नाटक में दोनों सीएम और डिप्टी सीएम, ये दोनों सिद्धारमैया के खिलाफ भी करप्शन के चार्जेज हैं। एक दो नहीं, चार चार्जेज हैं और ईडी इंक्वायरी कर रही है। कस्टडी तो लिया जा सकता है। डिप्टी सीएम ये जो बैठे हुए हैं अभी कुर्सी के इंतजार में, डीके शिव कुमार, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेज है। वो तो नेशनल हेराल्ड के मामले में भी फंसे हुए हैं। राहुल गांधी से 60 गांठ थी, 20 लाख रुपया उन्होंने ही यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को दी थी, दोनों भाइयों ने मिलकर। यानी डीके शिव कुमार और डीके सुरेश, ये दोनों ने पैसे दिए थे। ये दोनों फंसने वाले हैं। रेवंत रेड्डी, जिसके ऊपर कैश फॉर वोट का मामला चल रहा है, ईडी इंतजार कर रही है। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, गिरफ्तारी होगी और फिर यह भी जेल के अंदर जाएगा। डर तो इन लोगों को इस बात का है कि कहीं ये कस्टडी में गए नहीं कि पूरे कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा। ममता बनर्जी के खिलाफ अभी चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, अभी तो उनकी कुर्सी जाएगी और ऐसी स्थिति आएगी कि जितने करप्शन के मामले, जिसका ठीकरा उन्होंने अपने मंत्रियों के ऊपर फोड़ा है केजरीवाल की तरह, वो सारा ठीकरा और उसका लिंक ममता बनर्जी तक पहुंचेगा। एक दो नहीं है, ये कई हैं और उसमें मंत्रियों की संख्या तो इससे भी ज्यादा है। अभी जो ईडी इंक्वायरी कर रही है, जिसके लिए इन्हीं लोगों ने, यानी विपक्ष में बैठी पार्टियों ने चैलेंज किया था। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था नहीं नहीं, ये सारे विपक्ष के नेता टारगेट किए जा रहे हैं। उसकी लिस्ट सामने आई थी कि किन पार्टियों के कितने नेताओं के खिलाफ ईडी के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। टॉप पर कांग्रेस पार्टी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब शामिल हैं और 24 ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता जिनके खिलाफ ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक एक के खिलाफ मामला आगे बढ़ रहा है और राहुल गांधी तक भी पहुंच सकता है, सोनिया गांधी तक पहुंच सकता है, जैसी परेशानियां हैं। 24 कांग्रेस के बड़े नेता नपे हुए हैं इस मामले में और इसलिए उससे बाद ममता बनर्जी की पार्टी का ही नंबर है। 19 से ज्यादा ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेताओं का, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं। ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिसके खिलाफ किसी न किसी घोटाले में ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये पूरी की पूरी विपक्ष में बैठी पार्टियां, ये लोग हंगामा खड़ा करेंगे। ये रिपोर्ट को दबाने की कोशिश कर रहे थे, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। अमित शाह ने सीधे बोला ये ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, मतलब मॉनसून सत्र में ये पेश होकर ही रहेगा। लेकिन दूसरी बात, जिसके लिए लगातार सर्वदलीय बैठक भी हुई, अमित शाह एक्टिव रहे और उसके बाद उन्होंने अलग अलग पार्टी के नेताओं से बातचीत की और वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ डिलिमिटेशन के साथ सांसदों की संख्या बढ़ाना। ये 2029 में लागू होना है और इसके लिए ये जरूरी है 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो रीजनल पार्टी के नेता तो मान कर बैठे हैं, देखो हम और मजबूत हो रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी ये तैयार हैं इस बात के लिए। जो मीटिंग 1-to-1 हुई थी, अखिलेश यादव ने कहा नहीं, ये 80 से 120 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में हो तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्थिति तो उन्हीं के पास होगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। और ये कांग्रेस जैसी पार्टियां जो कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स करते करते केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में ये 150 सीटें जहां पर टोटल होगा, उन जगहों से चुनाव जीतकर आएंगे। 100 सीटों का आंकड़ा क्रॉस करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा और 80-90 सीटों पर ये फाइट करेंगे। ये बेहतर तरीके से अखिलेश यादव जैसे पार्टियां, क्योंकि संजोग तो इनके पास भी है, इनको भी लगता है कि अगर विपक्ष कभी भी हावी हुआ और हमारा बार्गेनिंग पावर मजबूत हुआ तो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री की दावेदारी हमारी भी हो सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी भी यही सोच रही है, क्योंकि इन पार्टियों के पास अब बार्गेनिंग पावर बढ़ने वाला है।
48 से 73 हो जाएगा, किसको दिक्कत होगी? लेकिन कांग्रेस को दिक्कत है। नॉर्थ इंडिया में इसका बेस कमजोर हो गया है, साउथ इंडिया में उसकी सीटें कम हो जाएगी। ये अनुपात जो बनेगा उसमें 50% बढ़ाने का मतलब है ये नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा और यही परेशानी कांग्रेस की बनी हुई है। यह भी बिल आने ही वाला है, तो दोनों बिल के ऊपर अमित शाह ने ऐसे अंकुश कसे हैं, ऐसी तैयारी की है कि विपक्ष में परेशानियां बढ़ी हुई है। कांग्रेस मैनेज नहीं कर पा रही अपने ही सहयोगी पार्टियों का और इसलिए कांग्रेस की परेशानी भी उसी लेवल पर बढ़ी हुई है, फ्रस्ट्रेशन है। अभी तो अर्बन नक्सल के खिलाफ चल रहे उस अभियान में अमित शाह बात ही करेंगे, ये पूरी जानकारी देंगे कि कैसे ये पूरे रेड कॉरिडोर को ध्वस्त कर दिया गया। अब ये पानी मांग रहे हैं, कहीं भी जिंदा नहीं है। सारे बड़े नेताओं ने या तो सरेंडर कर दिया या फिर वो ऊपर चले गए हैं। ये स्थितियों के बारे में जानकारी देंगे। ये डेडलाइन था 2026 में, तो ये खात्मा होगा राहुल गांधी का। ये जो अर्बन नक्सल गैंग है उसका भी खात्मा होगा और इसलिए अब तैयारी ये हथियार बंद दस्तों के बाद ऊपर की तरफ बढ़ा है, यानी अर्बन नक्सल की तरफ। जो उसके सिंपैथाइजर थे, जो उसके अभी भी आइडियोलॉग बने हुए हैं, आगे ये लोग अगर इसी तरीके से रहा तो फिर ये तो फिर से हथियारबंद दस्ता के लिए वो लोग इकट्ठा कर लेगा। इसलिए पूरे नेटवर्क को, ये नक्सलवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है, इसकी तैयारी भी अमित शाह की जिम्मेदारी है। यानी कि दो ऐसे बिल, मुख्यमंत्रियों की कुर्सी और इन लोगों की परेशानियां एक साथ बढ़ने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।